अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो अब हमारे पास है लेक्चर नंबर 6 जो कि लास्ट टॉप और इसमें हमारे पास है ऑपरेटर्स एंड प्रेसिडेंस जो कि लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर से। और फिर हमारा CLO 1 एंड हो जाएगा और यूँ कह सकते हैं कि बिल्कुल फंडामेंटल हमारी एंड हो जाएंगी और फिर हम आगे बढ़ेंगे लॉजिक बिल्डिंग के टॉपिक्स की तरफ। ठीक है, तो ऑपरेटर्स की बात की जा रही है। ऑपरेटर्स ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब मैं प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ तो प्रोग्रामिंग में होती है डेटा मैनिपुलेशन, और डेटा अगर नंबर है, न्यूमेरिक है, तो उसमें डेफिनेटली मेरे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस तो होंगे ही होंगे। तो यहाँ पे आपके सामने जो स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन हैं। कुछ हम ऐसे ही बिना पढ़े भी इस्तेमाल कर चुके हैं क्योंकि इतने फंडामेंटल हैं कि मुझे आपको प्लस बताने की ज़रूरत नहीं है क्या करता है, माइनस क्या करता है, मल्टीप्लाई क्या करता है या डिवाइड क्या करता है। ठीक है, तो बस ये बता देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन के लिए ये साइन यूज़ होता है स्टार का, और डिवीजन के लिए स्लैश का साइन। एक नया ऑपरेटर है जिसको अर्थमेटिक की कैटेगरी में रखा गया है, ये कहलाता है मॉडुलस ऑपरेटर। ठीक है, ये बेसिकली रिटर्न करता है हमें रिमाइंडर, और इसको हम देखते हैं अभी एग्जांपल्स के साथ नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो ये चार अर्थमेटिक के जो हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये ऑब्वियस हैं, इनको इतना मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या करते हैं। जो मैथमेटिक्स में करते हैं वही यहाँ पे भी करते हैं। डिवीजन और मॉडुलस को मैं थोड़ा सा भी एक्सप्लेन करूँगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक है इसमें। और इसके अलावा जो हमारे पास इसी से मिलते जुलते ऑपरेटर हैं वो कहलाते हैं कंपाउंडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंडेड का मतलब ये है कि मैं प्लस के साथ इक्वल्स टू लगा दूँ, माइनस के साथ भी इक्वल्स टू लगा सकता हूँ, मल्टीप्लाई के साथ भी लगा सकता हूँ, डिवाइड इक्वल्स टू भी कर सकता हूँ, मॉडुलस भी, और फर्दर ऑपरेशन के साथ भी मैं इक्वल्स टू लगा सकता हूँ। इसकी एग्जांपल देखें, अगर ये नीचे लिखी हुई आपको दिखाई दे रही है, अगर ये लिखता हूँ मैं वैल्यू प्लस इक्वल्स टू इंक्रीज, तो ये कुछ नहीं है, एक शॉर्ट हैंड तरीका है लिखने का किस चीज़ को, इस चीज़ को लिखने के लिए। यानी जिसमें मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है उसी में मुझे राइट हैंड साइड वाली वैल्यू पे एक ऑपरेशन अप्लाई करना है और फिर वापस रिजल्ट भी किस में स्टोर कर लेने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पे देखा जाए तो वैल्यू में मैं इंक्रीज को ही नाम के वेरिएबल की वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ और जो भी रिजल्ट आ रहा है उसे वापस स्टोर किस में कर रहा हूँ, वैल्यू में। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि यहाँ पर भी और आपके पास यहाँ पर भी सेम वेरिएबल हो, जैसे भी हमने पीछे करा था ना हमारे पास x इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, तो मैं वहाँ भी चाहता तो उसको सिंपली लिख सकता था x प्लस इक्वल्स टू वाई। तो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि x की जो भी इस वक्त वैल्यू उसमें y को ऐड करें और जो भी रिजल्ट आएगा उसको वापस x में स्टोर करें। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए a में से 5 को माइनस करें और वापस रिजल्ट a में स्टोर कर दें, तो इस लाइन को मैं शॉर्ट हैंड में इस तरीके से भी लिख सकता हूँ a माइनस इक्वल्स टू 5। तो सी कंपाइलर समझ जाएगा कि एक्चुअली मैं यही ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि a की जो भी वैल्यू उसमें से 5 माइनस करूँ, यानी मेरा रिजल्ट भी वापस उसी में आ जाए और रीड भी मैं उसी से कर रहा हूँ। सिमिलरली अगर ये लिखा हो कि a में से b को डिवाइड करें, a डिवाइड बाई b करें और रिजल्ट वापस a में स्टोर कर दें, तो इसके लिए भी मैं ये लिख सकता हूँ a डिवाइड इक्वल्स टू b। ठीक, तो ये कंपाउंडेड ऑपरेटर कहलाते हैं जिसमें क्या है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे सेम वेरिएबल यूज़ हो रहा होता है, तो मैं इसको शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिख सकता हूँ, यानी शॉर्ट में लिख सकता हूँ। लेकिन दोनों अप्रोचेस सही हैं, आपकी मर्जी, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन ये लास्ट वाली एग्जांपल देखें अगर आप, तो इसमें क्या हो रहा है, प्राइस जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किस चीज़ से, ये यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए हैं। ब्रैकेट लगाने से मुझे ये पता लग रहा है कि पहले यूनिट में +1 होगा यूनिट्स में, फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होगा प्राइस से और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो प्राइस में स्टोर होगा। तो यहाँ पे आप देखें, मैं यहाँ पे जो है प्राइस मैंने हटा दिया और ब्रैकेट में लगाऊँ ना लगाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भी चीज़ें अगर इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है कि वो एज अ होल सिंगल यूनिट ट्रीट होगी। तो आपकी मर्ज़ी, इसमें आप ब्रैकेट्स लगाएं ना लगाएं, ये वैसे भी काम करेगा। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस कि आप यूज़ करें ना करें आप, लेकिन इसे कहते हैं हम कंपाउंडेड ऑपरेटर। और हम कब इसे प्रेफर करते हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड वाला पे और राइट हैंड साइड पे दोनों पे सेम वेरिएबल हो, यानी रिजल्टेंट और जिसमें से हम डेटा रीड कर रहे हैं वो दोनों सेम हो, तो हम कंपाउंडेड ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा कुछ टाइपिंग ओवरहेड बच जाता है। बात समझ में आई क्लास ये वाली,
कि कंपाउंडेड ऑपरेटर कब प्रेफर करते हैं हम, कि जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, तो हम सिर्फ टाइपिंग ओवरहेड बचाने के लिए यूज़ कर लेते हैं कंपाउंडेड असाइनमेंट ऑपरेटर। और इसमें प्लस के साथ भी फ्लेवर है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और बहुत सारे। तो यहाँ पे अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो बता दे, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, खामोशी से मैं समझता हूँ कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था और मैंने डिवाइड में बताया था कि अगर मैं 1/2 करूँगा तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, 0 ना कि 0.5। ये बात मैंने बताई थी जब हम वो बाइनरी कन्वर्जन वाली एग्जांपल कर रहे थे, डेसिमल टू बाइनरी। तो वहाँ पे मैंने डिवीजन के बारे में जो आपको बात बताई थी, आज उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और ये देखेंगे कैसे, यहाँ पे मैंने कुछ आपके पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिखी हुई हैं जो हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं और आपको सी के कंपाइलर ने दिए। आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एज्यूम करें के एक इंटीजर है और ए एक फ्लोट है। ठीक है, कीप इन माइंड के इज इंटीजर। तो अभी हम पहले लेफ्ट हैंड साइड के ऑपरेशंस देखते हैं और वो है के। 2 की बात की जाए तो 2 इटसेल्फ इज एन इंटीजर, 9 इटसेल्फ इज एन इंटीजर। तो अगर प्रोग्रामिंग में कंपाइलर क्या देखता है कि अगर इंटीजर ऑपरेटर इंटीजर हो रहा है, ऑपरेशन इंटीजर्स के दौरान परफॉर्म हो रहा है, तो ये रिजल्ट जनरेट करेगा इंटीजर। ठीक है, एक्चुअली जो इसका रिजल्ट बन रहा होगा वो तो बन रहा होगा 0.222 जो आपके सामने मौजूद है, इस तरह का कोई रिजल्ट बनेगा। लेकिन चूंकि ये दोनों इंटीजर हैं तो कंपाइलर ये सब चीज़ें जो 0 के पॉइंट के बाद आ रही हैं वो सब इग्नोर कर देगा और सिर्फ इंटीजर पोर्शन को पिक करेगा, और वो क्या है, 0। तो इसीलिए इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, अगर आप चेक करेंगे तो मिलेगा 0, क्योंकि सी लैंग्वेज में 2 इंटीजर के दरम्यान जो रिजल्ट जनरेट होता है वो होता है इंटीजर। सेकंड वाले इंस्ट्रक्शंस को देखें, अगर आप इसमें क्या कह रहा हूँ मैं, 2.0 लिख दिया मैंने। 2.0 इज अ फ्लोटिंग नंबर, क्योंकि इसके साथ पॉइंट आया हुआ है। मैंने इसको सिर्फ 2.0 करा तो ये फ्लोट बन गया, कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। और 9, हाँ, अब अगर मैं दो नंबर हैं जिसमें से एक फ्लोट है और एक इंटीजर है, तो इसका मतलब कंपाइलर को मैं हिंट दे रहा हूँ कि मेरा रिजल्ट पॉसिबल है कि फ्लोट हो सकता है। तो कंपाइलर इसके रिजल्ट जो है जनरेट करेगा वो यही जनरेट करेगा जो अभी मैंने बताया। इसका रिजल्ट जनरेट तो होगा 0.222, लेकिन चूंकि के इटसेल्फ एक इंटीजर है तो के अंदर तो सलाहियत है सिर्फ इतना पार्ट कंटेन करने की, कि सिर्फ इसको स्टोर कर सकता है। तो ये चीज़ के अंदर आ जाएगी, बाकी सारी चीज़ें के बाहर, यानी स्टिल लॉस, और मेरा रिजल्ट स्टिल क्या मिलेगा मुझे, 0, क्योंकि के इंटीजर है तो वो स्टोर करने की सलाहियत ही नहीं रखता 0.222 वाली चीज़। तो इस वजह से मुझे फिर रिजल्ट 0 मिलेगा। सेम गोज फॉर हेयर, रिजल्ट तो जनरेट होगा 0.2222, लेकिन के अंदर सलाहियत नहीं है तो रिजल्ट विल बी 0। मैं दोनों को फ्लोट कर दूं, ये तो ओवरकिल हो गया। ओवरकिल का मतलब आप दोनों नंबर फ्लोट हैं तब भी मेरा रिजल्ट फ्लोट में जनरेट होगा, लेकिन स्टिल के की वैल्यू क्या होगी, 0, क्योंकि के अंदर सलाहियत ही नहीं है कि वो स्टोर कर सके पॉइंट के बाद वाली चीज़ें। तो के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये आएगा, बाकी सब लॉस। तो के सिर्फ ये है, के पास बॉक्स ही इतना बड़ा है कि उसमें सिर्फ 0 आ सके, बाकी चीज़ें आएंगी नहीं, तो सब लॉस हो जाएगा। सिमिलरली नंबर को रिवर्स कर दिया, 9/2 करता हूँ तो ये रिजल्ट बनना चाहिए था 4.5, लेकिन फिर वही मसला कि 9 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, तो मेरा रिजल्ट 4.5 क्या बजाय क्या जनरेट होगा, 4 ही जनरेट होगा। सेकंड केस में मेरा रिजल्ट 4.5 जनरेट होगा, इसमें मेरा रिजल्ट 4.5 जनरेट होगा, लेकिन फिर वही मसला कि के चूँकि इंटीजर है तो उसके अंदर सलाहियत ही नहीं है कि वो ये वाला नंबर स्टोर कर सके। तो ये सब चीज़ें जो हैं, पॉइंट के बाद वाली चीज़ें जो है के मिस कर देगा और उसको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, 4। इसका रिजल्ट भी 4.5 जनरेट होगा, लेकिन फिर वही बात, के अंदर कैपेबिलिटी नहीं स्टोर करने की, तो वो सब मिस कर देगा, सिर्फ स्टोर करेगा 4। और इसका रिजल्ट भी 4.5 ही जनरेट होगा, लेकिन के चूंकि इंटीजर है वो स्टोर नहीं कर सकता फ्लोटिंग वैल्यू, तो सब लॉस हो जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा होल नंबर पार्ट जो कि है 4।
ठीक है, तो ये बात समझ में आई इंटीजर की आप लोगों को कि क्या हो रहा है। जी क्लास, ये बात समझ में आई कि 0 और 4 किस तरह आ रहे हैं रिजल्ट, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि के इसको स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि के एक इंटीजर है और इंटीजर सिर्फ और सिर्फ होल नंबर स्टोर करता है, और होल यूँ समझ लें कि उसके पास सिर्फ होल नंबर पार्ट स्टोर करने के लिए कंटेनर है। फ्लोटिंग पॉइंट अगर उसमें आप डालते हैं तो कंटेनर के बाहर गिर जाते हैं, तो उसकी वैल्यूज आप देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो लॉस। ठीक है, तो अब यही सारे काम जो मैं पहले के में स्टोर कराने की कोशिश कर रहा था, मैं राइट हैंड साइड वाले सेल पे आता हूँ और ये काम मैं ए में स्टोर करता हूँ। ध्यान रहे कि ए एक फ्लोटिंग नंबर है। तो हुआ क्या, जब मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया 2 डिवाइड बाई 9, तो 2 डिवाइड बाई 9 का मतलब मैंने जैसे कि बताया 2 भी इंटीजर है 9 भी इंटीजर, तो इससे जो रिजल्ट प्रोड्यूस होगा वो होगा 0। दोनों इंटीजर हैं तो इसका रिजल्ट में कभी भी फ्लोटिंग रिजल्ट जनरेट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा 0। और मैं उस 0 को जब ए में स्टोर करूंगा, और ए की डेटा टाइप क्या है, फ्लोट, तो ए उसको स्टोर कर लेगा किस तरीके से, 0.000 जो भी उसका डिफॉल्ट फॉर्मेट होगा वो खुद ही 0 पैड कर देगा। यानी आप देख रहे हैं इसका रिजल्ट 0 नहीं आ रहा बल्कि फ्लोटिंग आ रहा है 0.0, क्योंकि रिजल्ट 2 डिवाइड बाई 9, 2 भी एक इंटीजर है 9 भी एक इंटीजर है, और दो इंटीजर का रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही होता है। यानी मैं बात कर रहा हूँ इस पोर्शन की, इस पोर्शन से जो रिजल्ट जनरेट होगा वो रिजल्ट जनरेट होगा 0। ठीक है, 0.22 नहीं जनरेट होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 जनरेट होगा। इसके बरक्स अगर ये सेकंड वाली लाइन की बात करूं तो देखें यहाँ पे मैंने 2 को बना दिया है 2.0 यानी फ्लोट। अगर एक भी नंबर फ्लोट हो जाता है तो कंपाइलर समझ जाता है कि इसका रिजल्ट मुझे फ्लोटिंग जनरेट करना है, तो कंपाइलर जो इसका रिजल्ट जनरेट करेगा वो होगा 0.222, और चूंकि एक फ्लोटिंग वेरिएबल है तो ए के अंदर 0.222 स्टोर भी हो सकता है, तो ए क्या करेगा, सारी की सारी वैल्यू जो जनरेट हुई है इसे स्टोर कर लेगा। जबकि के ने क्या करा था, इस पोर्शन को, के ने इस पोर्शन को ड्रॉप कर दिया था, लेकिन ए इस सारे के सारे पोर्शन को स्टोर कर लेगा क्योंकि ए इज अ फ्लोटिंग वेरिएबल। तो ए के अंदर ये आएगा लेकिन के अंदर ये नहीं आ सका था पोर्शन, तो इसलिए आपने देखा कि जनरेटेड नंबर क्या है, वो है 0.222, और चूंकि एक फ्लोटिंग नंबर है तो उसने उसको स्टोर भी कर लिया 0.222 को। तो इस तरीके से क्या हुआ, रिजल्ट प्रोड्यूस भी फ्लोटिंग हुआ और ए के अंदर स्टोर हुआ वो भी फ्लोटिंग डेटा टाइप की, तो उसने इसको कंटेन कर लिया, यानी मैच हो गया, परफेक्ट मैच। सेम गोस फॉर दिस केस, इस केस में भी फ्लोटिंग जनरेट हुआ और ए के अंदर सलाहियत थी स्टोर करने की तो उसने स्टोर भी कर लिया। और ये तो ओवरकिल है, दोनों नंबर फ्लोटिंग है तो डेफिनेटली रिजल्ट फ्लोटिंग जनरेट होगा, और ए के अंदर सलाहियत भी स्टोर करने की फ्लोटिंग, तो उसने इसको सही वैल्यू को स्टोर कर लिया। ठीक, ये वाला केस क्या कर रहा है, ये केस बिल्कुल वही काम कर रहा है जैसे कि फर्स्ट केस ने किया। जब 2 डिवाइड बाई 9 का रिजल्ट 0 आ रहा है तो 9 डिवाइड बाई 2 का रिजल्ट मेरे पास आता ही है क्या, सिर्फ और सिर्फ 4, क्योंकि 9 इज एन इंटीजर एंड 2 इज एन इंटीजर, और दो इंटीजर का रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही जनरेट होगा। तो इस डिवाइड ऑपरेशन का आप ध्यान रखिएगा जब आप यूज़ करें और डिवीजन करें, तो मेक श्योर कि आपके दो नंबर में से एक नंबर फ्लोटिंग हो, क्योंकि डिवीजन ऑपरेशन में पॉसिबिलिटी होती है कि आपका रिजल्ट फ्लोटिंग आ जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एक नंबर फ्लोट होना ज़रूरी है कम अज़ कम। अगर दोनों इंटीजर हुए तो कभी भी आपका रिजल्ट फ्लोटिंग नहीं आएगा, यानी आपने यूज़र से नंबर लिया, एक नंबर है 5 एक नंबर है 2, आपने डिवाइड किया 5 डिवाइड बाई 2, तो आपका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, 2.5 नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी इसीलिए 9 डिवाइड बाई 2 का रिजल्ट 4 आ रहा है, 4.5 नहीं आ रहा। और जब ये ए में स्टोर होता है तो ए इज़ आ फ्लोटिंग डेटा टाइप, तो ये अपने आप आगे 0 लगा देता है इसकी, यानी 000 जितने भी 0 लगा दे, लेकिन 4.0 रहेगा, रिजल्ट 4.5 नहीं आएगा। और हो सकता है जब लैब टास्क आप लोगों ने डिवीजन का परफॉर्म किया आप लोगों को ये मसला पेश आ रहा हो, आप लोगों के रिजल्ट में सही रिजल्ट जनरेट ना हो रहा हो, सब कुछ सही है, सिर्फ मसला क्या हो रहा है, डेटा टाइप का। तो इसको ठीक करने का तरीका क्या है, आप अपने दोनों नंबर में से किसी भी नंबर के आगे 0.0 लगा दें, तो 0.0 लगाने के से रिजल्ट जो जनरेट होगा वो होगा आपका 4.5 जनरेट हो जाएगा। ठीक है, 9.0 डिवाइड बाई 2 का भी 4.5 है, 9 डिवाइड बाई 2.0 का भी 4.5 है, और दोनों फ्लोटिंग हो तो इनका रिजल्ट भी 4.5 है, और ए चूंकि फ्लोटिंग नंबर स्टोर कर सकता है तो आप देखें सब में रिजल्ट 4.5 4.5 एंड 4.5। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है स्पेशली जब डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हों, तो ध्यान रखें कि ये मत एज्यूम कर लीजिएगा कि रिजल्ट मेरा दो इंटीजर का फ्लोटिंग आएगा। दो
इंटीजर्स के दरमियान जो भी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें, यहाँ पे स्पेसिफिकली डिवीजन को बताया जा रहा है, तो उसका रिजल्ट इंटीजर ही आता है। अगर आपको लगता है, आपको खुद सोचना चाहिए कि अगर आप पॉसिबल है डिवीजन को ऑपरेशन करें तो देयर माइट बी अ चांस कि आपका रिजल्ट डेसिमल में आए, क्योंकि डिवीजन से नंबर परफेक्टली क्या कहना चाहिए कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, तो वो डेसिमल में वैल्यू बन जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका डेटा टाइप सपोर्टेड हो, यानी कि आप जिसमें रिजल्ट स्टोर करने वाले हैं वो भी फ्लोटिंग डेटा टाइप हो, और आपका जो रिजल्ट जनरेट कर रहा है उनमें से दोनों नंबरों में से या 4 नंबर भी हैं या 5 नंबर भी हैं, तो एक नंबर लाजमी फ्लोटिंग हो, यानी उसमें 0.0 लगा दें सिंपली, ठीक है, तो आपका रिजल्ट सही हो जाएगा। तो ये थी टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर डीलिंग विद डिवीजन ऑपरेटर, कि आप जितने भी नंबर हो उनमें से किसी भी एक नंबर के आगे 0.0 लगा दें तो वो रिजल्ट फ्लोटिंग जनरेट करने लग जाएगा। और फिर ये तो ऑब्वियस है, फ्लोटिंग रिजल्ट को कंटेन करने के लिए आपको डेटा टाइप फ्लोट ही लेनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पर है ए। के में देखा आपने, वो के तो स्टोर ही नहीं कर पा रहा था, रिजल्ट 4.5 आ रहा था लेकिन 0.5 मिस हो जाता था, लेकिन ए चूंकि फ्लोटिंग था तो 4.5 आया और उसने 4.5 स्टोर भी कर लिया। ठीक, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस डिवीजन ऑपरेटर। अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन या क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी क्लास क्लियर और कोई कंफ्यूजन है? क्लास फीडबैक रिक्वायर्ड है आप लोगों का? खामोशी को मैं क्या समझूं? चल ठीक है, तो इसको भी ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के लिए आपको दोबारा से पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो जो लैब टास्क था जिसमें आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किए ना, उस एक्सरसाइज पे सारे जो अभी डिवीजन के रूल्स पढ़े ना आप ट्राई करके देख लीजिएगा। सिर्फ उसमें से डिवीजन वाले में आप चेंज कर करके देखिएगा, आउटपुट कंपेयर कीजिएगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, डिवीजन ऑपरेशन में कुछ ये बातें थी तो मैंने बता दी कि प्रोग्रामिंग डिवीजन थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करता है बजाय इसके जैसे कॉपी में बिहेव करता है, क्योंकि कॉपी में तो मैं देख रहा हूँ, मैं खुद ही से रिजल्ट निकाल देता हूँ, लेकिन कंप्यूटर को बताना पड़ता है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है हमारे पास जिसे कहा जाता है मॉडुलो ऑपरेटर। ठीक है, मॉडुलो या मॉडुलस ऑपरेटर कहा जाता है, इसको हम डिनोट करते हैं परसेंटेज के साइन से। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि जब भी आप डिवीजन अप्लाई करते हैं तो डिवीजन में दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है कोशेंट और एक चीज़ होती है रिमाइंडर का पार्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि अगर मैं 7 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। ठीक है, तो ये जो ऊपर जो चीज़ होती है ये होता है मेरा कोशेंट, और जो बच जाता है मेरे पास कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, ये होता है रिमाइंडर। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि प्रोग्रामिंग में ये जो कोशेंट वाला पार्ट है इसको अगर आप अचीव करना चाहते हैं तो आप डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और अगर आप रिमाइंडर का पार्ट अचीव करना चाह रहे हैं तो आप मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं। यानी अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि वो जो डिवीजन में वैल्यूज मिस हो रही थी ना मेरी, तो वो एक्चुअली आधा रिजल्ट था, वो था कोशेंट का पार्ट, और जो रिमेनिंग रिजल्ट था मेरा वो किस में मेरे मिल रहा था, वो मेरे पास रिमाइंडर में मौजूद था। अगर मुझे उसको अचीव करना था तो मुझे मॉडुलस ऑपरेटर लगा के किया जा सकता है। तो आपको अगर डिवीजन करते हैं तो सिर्फ क्वोशिएंट मिलता है, और मॉडुलस करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है। सेम यहाँ पे भी देख सकते हैं, 299 डिवाइड बाई 100 का रिजल्ट 2 आएगा, और 299 को जब मैं मॉडुलस बाय 100 करूँगा तो मेरा रिजल्ट 99 आएगा। जी बिल्कुल, फ्लो चार्ट में हमने पढ़ा था ना, रिमाइंडर ये बिल्कुल वही है। मैंने कहा था ना कि आगे चल के बताऊंगा इस ऑपरेटर को, तो वही बता दूँ। ठीक है, तो रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉडुलस ऑपरेटर कहा जाता है इसको नाम से, और ये परसेंटेज का साइन है, और ये भी मेजॉरिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही सिंबल है और यही स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो रिकॉल कर देता हूँ, डिवीजन से आपको जो चीज़ मिलती है वो कहलाती है कोशेंट क्यू, और ये हमने किया था बिल्कुल हमारी एग्जाम्पल में, और इससे जो हमें मिलता है वो मिलता है रिमाइंडर। अब ये रिमाइंडर क्वेश्चन तो आप समझ गए, पिछली स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि कैसे डिवाइड का ऑपरेटर काम करता है। रिमाइंडर देख लेते हैं कैसे का। कह रहे हैं कि अगर आप 3 को 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा।
3 तो 5 से डिवाइड हो नहीं सकता क्योंकि 3 तो छोटा है और 5 बड़ा है, यानी मजीद मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकता। अगर ये नंबर छोटा है तो यही नंबर मेरा ही आउटपुट बन जाता है इसका। समझ रहे बात? लेकिन इसके बरक्स अगर मैं 5 मॉड 3 करता हूँ तो 5 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 3 और बाकी कितने बच गए? 2 बच गए। तो इसमें आप देखें मेरा रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया। 5 को अगर मैं 4 से डिवाइड करने की कोशिश करूं तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आ गया। 15 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो आप देख रहे हैं कि 15 और 5 ये तीनों जो 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 15 आ जाएगा। तो अगर मेरा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है तो उस वक्त मेरा रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या है कि मेरा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है। और ये बात याद रखेंगे, आगे बहुत सारी लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन हम इसे इस्तेमाल करेंगे कि इफ़ अ नंबर इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल और नॉट। ये पता करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं? ये हम पता कर सकते हैं यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 5 मॉड 5, यानी 5 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी रिमाइंडर 0। 6 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, 6 चूंकि 5 से बड़ा है और कितना बड़ा है? सिर्फ और सिर्फ एक ही बचता है, तो रिमाइंडर इज 1। 15 को अगर मैं 6 से करूंगा तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 12। रिमेनिंग कितना बचा है? रिमाइंडर कितना बच गया मेरे पास? 3। ठीक है, ये स्पेशल केसेस हैं दोनों जो मैंने बताया कि अगर नंबर छोटा है, 4 को मैं 5 से डिवाइड करने की कोशिश करूं, नहीं कर सकता, तो 4 इटसेल्फ ही मेरा आंसर है। ठीक है, नंबर अगर छोटा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर छोटा है राइट हैंड साइड वाले से मॉडुलस ऑपरेटर में, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर ही मेरा आंसर है, क्योंकि वो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो इट्स सेल्फ ही वो क्या बन जाता है? रिमाइंडर बन जाता है। बात समझ में आई? रिमाइंडर ऑपरेटर की केस से मुझे क्या मिलता है कि मैं अगर पता करना चाहूँ कि कोई नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है या नहीं है, तो मैं चेक कर लूँगा कि अगर रिमाइंडर का रिजल्ट 0 आ रहा है तो इट मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल, अदरवाइज नॉट। ठीक है, यानी अगर मैं कहूँ कि इज़ 5 इज 15 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 5, आप कहेंगे यस। मैं कहूँ इज़ 15 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3, आप कहेंगे यस। अगर मैं कहूँ इफ़ इज़ 15 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4, आप कहेंगे नहीं, क्योंकि 4 3 आर 12 होता है और 3 बच जाएगा इसका रिमाइंडर, तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। बात समझ में आई है मॉडुलस ऑपरेटर की, या मज़ीद एक्सप्लेन करूँ या आगे बढ़ जाऊँ? जी क्लास क्लियर है? चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर और देखते हैं ऑपरेटर्स में हमारे पास क्या है। अर्थमेटिक डन। अच्छा, अर्थमेटिक के बाद अगर देखा जाए तो सॉर्ट ऑफ ये भी अर्थमेटिक ही है। प्रोग्रामिंग में हमारे पास दो स्पेशल ऑपरेशन होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, जिसे हम कहते हैं इंक्रीमेंट या डेक्रीमेंट ऑपरेटर, और इसको हम डिनोट करते हैं 2 प्लस साइंस फॉर इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड 2 माइनस साइंस फॉर डेक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डेक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर को अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ आपसे, तो इसका मतलब सिंपली होता है प्लस इक्वल्स टू 1 और डिक्रीमेंट का मतलब होता है माइनस इक्वल्स टू 1। यानी अगर मैं लिखता हूँ सी इक्वल्स टू सी प्लस 1, एग्जैक्टली ये सेम एज है सी प्लस प्लस। यानी अगर किसी नंबर में मुझे जस्ट 1 ऐड करना हो तो मैं प्लस प्लस लगा दूंगा तो उसमें 1 ऐड हो जाएगा, या किसी नंबर में से मुझे जस्ट 1 सब्ट्रैक्ट करना हो तो मैं उसमें लगा दूंगा माइनस माइनस। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर सिंपली क्या करते हैं? प्लस 1 या माइनस 1 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, कौन से तीनों स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं? इन तीनों स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। इन तीनों का मतलब एक ही है। सी प्लस प्लस का मतलब भी क्या है? मैं उसमें सी की वैल्यू में 1 ऐड करना चाह रहा हूँ। सी प्लस इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है?
सी की जो भी वैल्यू है उसमें मैं 1 ऐड करके रिजल्ट वापस सी में स्टोर करने वाला हूँ, तो इसका मतलब है मैं सी में ही 1 ऐड करना। और ये भी नीचे एक्सपेंड करके लिखा हुआ है सी प्लस 1 इक्वल्स टू सी, तो ये भी हो जाएगा सेम कि सी की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा या 1 ऐड होगा और मेरा रिजल्ट वापस सी में स्टोर हो जाएगा। तो ये एक और मजीद शॉर्ट हैंड है फॉर डूइंग +1। अगर प्रोग्रामिंग में आप +1 करना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई सा भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। ये सबसे शॉर्ट हैंड जो है, सबसे आसान वाला तरीका क्या है, वो है प्लस प्लस लगा देना और किसी भी वेरिएबल के आगे, तो वो इंक्रीमेंट बाय 1 होता है। एक कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं 3 प्लस के साइन लगाऊंगा तो इंक्रीमेंट बाय 2 हो जाएगा या 4 प्लस लगाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं है। सिर्फ 2 प्लस के ऑपरेशन वाला ही ऑपरेटर मौजूद है और यही वैलिड है, और इसका मतलब सिर्फ 1 ही होता है। +2 करना है तो मुझे इन दो मेथड में से कोई मेथड पिक करना पड़ेगा, ऊपर वाला वैलिड नहीं है। ऊपर वाला सिर्फ और सिर्फ +1 के लिए है और कोई और ऑप्शन नहीं है +2 +3 के लिए। अगर +2 +3 या +x कोई भी नंबर आपने करना है तो आप ये दो अप्रोचेस फॉलो करेंगे जो इनर सर्कल है। ठीक, अच्छा इस पर थोड़ी सी एक और बात कर देता हूँ, जो इसमें ये एक एग्जाम्पल लिखी हुई है आपके सामने। इस एग्जाम्पल को अगर ध्यान दें तो इसमें मैंने प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है, लेकिन प्लस ऑपरेटर मैंने यूज़ तो ज़रूर किया है लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है। बी की इनिशियल वैल्यू 3, बी की इनिशियल वैल्यू 3 दोनों जगह। ए इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने लिखा है प्लस प्लस बी, जबकि मैंने यहाँ लिखा है बी प्लस प्लस। यानी प्लस प्लस का साइन मैंने बी के बाद लगाया है एक एग्जाम्पल 2 में, और एग्जाम्पल 1 में मैंने प्लस प्लस का ऑपरेटर बी से पहले लगाया। तो इससे क्या फ़र्क आएगा? इससे फ़र्क क्या आएगा, अगर आप नीचे कमेंट्स में देखें तो कह रहे हैं ए की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी। ठीक है, जाहिर सी बात है बी की वैल्यू 3 है और अगर उसमें मैं प्लस प्लस करके ए में स्टोर करने वाला हूँ तो ए की वैल्यू 4 तो हो जानी चाहिए, और बी की वैल्यू भी तो 4 हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एग्जाम्पल 2 में अगर देखें तो क्या है, ए की वैल्यू 3 ही है लेकिन बी की वैल्यू 4 हो गई, क्योंकि प्लस प्लस तो मैंने बी पे किया है। अभी पर बताया था ना, सी में अगर प्लस प्लस करता हूँ तो सी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तो प्लस प्लस बी के साथ तो लगा हुआ है, तो इसका मतलब है बी की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, एक बढ़ जाएगी। बी की वैल्यू इनिशियली 3 थी, बढ़ के 4 हो गई, ये बात तो ठीक है, इधर भी 4 हो गई और इधर भी 4 हो गई। मसला क्या है कि एग्जाम्पल 1 में ए की वैल्यू 4 है लेकिन बी की वैल्यू, एग्जाम्पल 2 में ए की वैल्यू 3 है, एग्जाम्पल 1 में ए की वैल्यू 4 है। तो ये क्या हुआ, ये ऐसे हुआ कि ये ऑपरेटर अगर डिफरेंटली बिहेव करेगा अगर आपने इक्वल्स टू के साथ इसे यूज़ किया। यानी अगर मैं लिख रहा हूँ इक्वल्स टू और प्लस प्लस तो इसके मीनिंग कुछ और हैं, और मैं अगर इक्वल्स टू के थोड़ा सा गैप दे के या बीच में कोई वेरिएबल का नाम रख के प्लस प्लस कर रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ और है। यानी प्लस प्लस का ऑपरेशन ऑपरेटर अगर मैं अपने वेरिएबल से पहले लगाता हूँ तो ये कहलाता है प्री इंक्रीमेंट। बिफोर का मतलब होता है ना प्री, तो प्री इंक्रीमेंट। अगर बी के बाद लगा रहा हूँ तो ये कहलाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट। तो फ़र्क क्या है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में? फ़र्क ये है कि प्री इंक्रीमेंट की प्रायोरिटी इक्वल्स टू ऑपरेटर से ज़्यादा है। यानी प्लस प्लस और इक्वल्स टू की अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो प्री की प्रायोरिटी जो है इक्वल्स टू से ज़्यादा है। तो अगर मैं इस कमांड को रीड करूँ तो ये कह रहा है प्री इंक्रीमेंट बी, यानी बी को पहले इंक्रीमेंट करो, तो बी की वैल्यू चेंज होकर क्या हो गई यहाँ पर 4। प्री इंक्रीमेंट बी, तो बी की वैल्यू चेंज होकर हो गई है 4, देन इक्वल्स टू ए, फिर वो वैल्यू ए को असाइन कर दो, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए की वैल्यू हो गई है वही जो बी की है। बी की वैल्यू क्या हो चुकी थी 4, तो ए की वैल्यू भी आ गई 4। जबकि एग्जाम्पल 2 में प्री इंक्रीमेंट नहीं है, पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट और इक्वल्स टू की बात की जाए तो इक्वल्स टू की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है पोस्ट इंक्रीमेंट से। तो इस केस में क्या होगा, ये कहेगा पहले जो है ए को वैल्यू असाइन कर दो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, इस वक्त बी की वैल्यू है 3, तो ए को जो वैल्यू असाइन हुई है वो क्या हो गई है 3 असाइन हो गई है। और देन बी की वैल्यू पोस्ट इंक्रीमेंट करो, यानी इक्वल्स टू पहले होगा प्लस प्लस बाद में होगा, तो बी की वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 4। तो यहाँ पे जो आपने रिजल्ट देखा तो आप देखें बी की वैल्यू तो 4 है लेकिन ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, तो इस ऑपरेटर को दो तरीके से यूज़ किया जा सकता है, प्री इंक्रीमेंट या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड सेम गोस फॉर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट भी प्री हो सकता है और पोस्ट हो सकता है, और दोनों से ये फ़र्क आता है कि अगर आप इक्वल्स टू के साथ उसे यूज़ कर रहे हैं
तो उस वेरिएबल पे फ़र्क आ जाएगा। यानी दोनों केसेस में आप देखेंगे बी के रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं आया, मैं बी को पहले इंक्रीमेंट करूँ या बाद में इंक्रीमेंट करूँ, बी का इंक्रीमेंट तो वही होना है। लेकिन अगर बी की वैल्यू मैं किसी और में कॉपी कर रहा था तो फिर मैटर करता है कि मैं प्री इंक्रीमेंट करके कॉपी कर रहा था या पोस्ट इंक्रीमेंट करके। ठीक है, तो ये चीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपने कोई सिंपल सा प्रिंटफ का प्रोग्राम बनाएगा और इस चीज़ को वेरीफाई कीजिएगा कि आया ऐसा ही हुआ है। तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, इन एग्जाम्पल 1 बी इज इंक्रीमेंटेड बिफोर इट्स वैल्यू इज कॉपीड टू ए, क्योंकि वो प्री इंक्रीमेंट है। वाइल इन एग्जाम्पल 2 द वैल्यू ऑफ बी इज कॉपीड टू ए देन बी इज इंक्रीमेंटेड, क्योंकि वो पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो ये बात समझ में आई क्लास? थोड़ी सी इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता वही बात है हम आगे एक्सरसाइज में यूज करेंगे तो ये क्लियर होती जाएगी। चलें, अच्छी बात है, समझ में आ गई है। तो बस फर्क है कि पहले लगाया गया या बाद में, दोनों तरफ ये वैलिड है। यानी एक ऐसा ऑपरेटर है लेफ्ट साइड पे भी आ सकता है, राइट साइड पे भी आ सकता है, लेकिन मीनिंग बदल जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलें, अर्थमेटिक से निकलें तो हमारे पास रिलेशनल एंड इक्वालिटी ऑपरेटर भी होते हैं, और ये ऑपरेटर हमारे अर्थमेटिक नहीं है, जैसे कि बता रहे हैं रिलेशन या इक्वालिटी बताएंगे। बड़े सिंपल से ऑपरेटर हैं, लेकिन इनका रिजल्ट हमेशा दो ही वैल्यूज आती हैं, या तो इनका रिजल्ट आता है मेरे पास ट्रू या इनका रिजल्ट आता है फॉल्स। और ये डेटा टाइप या कह सकते हो जिस तरह के ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं ये कहलाते हैं बूलियन। बूलियन का मतलब होता है टू। ठीक है, बूलियन में हम डील ही कर रहे होते हैं टू वैल्यूज से। बूलियन डेटा टाइप भी एग्जिस्ट करती है सी लैंग्वेज में, लेकिन हम यूज़ नहीं करते क्योंकि हम बाइनरी लेवल पे काम नहीं कर रहे। लेकिन हमारे पास कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जिनका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू, जिसको हम डिनोट करते हैं दो इक्वल्स टू के साइन के साथ। ठीक है, ध्यान रहे रिलेशनशिप और इक्वालिटी में जो इक्वल का साइन है वो है दो इक्वल्स टू। दो क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि अगर एक इक्वल्स टू लगाऊंगा तो उसका मीनिंग तो प्रोग्रामिंग में होता है असाइनमेंट स्टेटमेंट, जो कि अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं। तो ध्यान रहे कि जब आप कंपैरिजन के लिए इक्वल्स टू करना चाह रहे हो तो दो इक्वल्स टू के साइन यूज होंगे। ठीक है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, दो इक्वल्स टू के साइन यूज होंगे फॉर कंपैरिजन, और सिंगल इक्वल्स टू का मतलब होता है सिंपली असाइनमेंट। ठीक है, यानी अगर मैं ये लिख रहा हूँ, ये लाइन देखें, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 5 की वैल्यू कॉपी होकर 7 में चली जाए। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। इसका मतलब, फिर कह रहा हूँ, हरगिज़ ये नहीं है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है। इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली मैं कंपेयर कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को राइट हैंड साइड से, और आप देख सकते हैं कि 7 और 5 इक्वल नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या जनरेट हो जाएगा मेरे पास? फॉल्स जनरेट हो जाएगा, क्योंकि 5 और 7 इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक इक्वल्स टू यहाँ से हटा देता तो जो भी यहाँ पे वैल्यू होती वो कॉपी हो जाती इस तरफ, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास दो इक्वल्स टू लगे हुए, तो इट मीन्स आई एम डूइंग कंपैरिजन हेयर, नॉट असाइनमेंट। ठीक है, तो फिर याद रखना, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू कंपेयर करने के लिए दो इक्वल्स टू के साइन यूज होते हैं, और नॉट इक्वल्स टू के लिए क्या होता है? एक ये साइन है हमारे पास एक्सप्लेनेशन मार्क का, ये कहलाता है नॉट, और ये आपको मिल जाता है की नंबर 1 पे। यानी आप शिफ्ट 1 प्रेस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, और इक्वल्स टू तो वैसे ही आपको मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा कीबोर्ड में कहाँ है, मेरे पास बैक स्पेस के बराबर वाली की पर है। तो ये इसे पढ़ा जाता है साइन को नॉट, प्रोग्रामिंग में इसे कहा जाता है नॉट, और नॉट के आगे लगा हुआ इक्वल्स टू, तो इसे कह देते हैं हम नॉट इक्वल्स टू। और नॉट इक्वल्स टू आप समझते हैं बिल्कुल क्या होता है, अपोजिट काम करता है। इक्वल का अपोजिट नॉट इक्वल, यानी अगर मैं यहाँ पे ये वाला साइन लगा देता इक्वल्स टू के बजाय, तो ये क्या, इसका रिजल्ट फॉल्स के बजाय क्या हो जाता? ट्रू हो जाता, क्योंकि मैं कह रहा हूँ 7 नॉट इक्वल्स टू 5। अगर इस पूरे जुमले पे ध्यान दिया जाए, 7 इज नॉट इक्वल्स टू 5, तो ये मैं बात सही कह रहा हूँ, तो ये रिजल्ट ट्रू हो जाता। तो इक्वल्स टू के लिए डबल इक्वल्स टू, और नॉट इक्वल्स टू के लिए नॉट देन इक्वल्स टू। ग्रेटर देन अंडरस्टूड सी बात है, वही साइन यूज हो रहा है। लेस देन अंडरस्टूड सी बात है, वही साइन यूज हो रहा है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू। अच्छा, इससे क्या मुराद है? पहले ये देख लेते हैं, 5 ग्रेटर देन 4, ये बात सही है? यस इट इज ट्रू, तो मेरा रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। अच्छा, इक्वल्स टू के लिए मैं बात ये कह रहा हूँ कि दो साइन यूज होंगे इक्वल के। ठीक है, दो इक्वल्स टू के साइन रिप्रेजेंट करते हैं इक्वालिटी ऑपरेटर को।
और एक इक्वल्स टू का साइन रिप्रेजेंट करता है प्रोग्रामिंग में असाइनमेंट को, जो कि ये हुआ हुआ है। देखो इसका मतलब क्या है, ए में 2 चला जाएगा, बी में 3 चला जाएगा, सी में 6 चला जाएगा, ये असाइनमेंट है। लेकिन ये वाला चीज, ये जो है ये जो चीज है 7 इक्वल्स टू 5, ये कंपैरिजन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि दो इक्वल्स टू के साइन यूज होते हैं प्रोग्रामिंग में टू डिस्टिंग्विश बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेशन एंड कंपैरिजन ऑपरेशन। बस ये बात कह रहा था। नॉट इक्वल्स टू की बात करें, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2, क्या ये बात सही है या गलत है? क्लास आप लोग बताइए, 3 इज नॉट इक्वल्स टू ट्रू, 3 इज नॉट इक्वल्स टू 2 ट्रू है या फॉल्स है? ऐसे तो रिजल्ट सामने ही मौजूद है, नॉट इक्वल की बात कर रहे हैं और ये है भी नॉट इक्वल, तो ये ट्रू ही आएगा हमारे पास। अगला देखें, अगर 6 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, मेरा माउस कर्सर, इसकी बात करें 5 लेस देन 5, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स? जी क्लास, 5 लेस देन 5 का रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स? फॉल्स, ऑब्वियस है। अच्छा चलिए मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं एक चीज़ पे फोकस कर सकूँ। मुझे बताइए इसका रिजल्ट क्या आएगा? 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, इसका रिजल्ट क्या आएगा? 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 6, इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि मैं जो ऑपरेशन कंपेयर करा रहा हूँ उसमें दो चीजें हैं, ग्रेटर हो या इक्वल हो, दोनों के केस में क्या रिजल्ट देना है? ट्रू। तो ये ग्रेटर तो नहीं है लेकिन और इक्वल्स टू आ रहा है, तो मैं इसको कह दूंगा ट्रू। समझ में आ गई बात? इन ऑपरेशन को हम बहुत आगे चल के यूज करने वाले हैं और कल की लैब में हो सकता है यूज करें भी, ज्यादा यूज करें। तो कल की लैब में हमें ऑपरेशन की जरूरत थी, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज कवर कराना जरूरी समझा। अच्छा, ऑफ कोर्स कह रहे हैं हो सकता है कि आप सिर्फ नंबर कंपेयर तो नहीं कराएंगे, आप तो वेरिएबल भी कंपेयर करा सकते हैं। तो ज़रा बताएं, ये मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से पूछ रहा हूँ। ए की वैल्यू ध्यान रहे 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 6 है। तो आप मुझे बताइए कि ये वाली एक्सप्रेशन ट्रू है या फॉल्स है? ए इक्वल्स टू 5, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ठीक है, ए की वैल्यू 2 है, 5 नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। दूसरे का बताइए, ए मल्टीप्लाई बाय बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी। सेकंड का बताइए। अच्छा आप रिप्लाई करें तो टेक्स्ट में ये भी बताइए सेकंड का बता रहे हैं फर्स्ट। ठीक है, सेकंड का रिजल्ट ट्रू है क्योंकि a मल्टीप्लाई बाय b यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 और 6 को मैं कंपेयर कर रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, तो ये ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। थर्ड बताएं, b प्लस 4 ग्रेटर देन a मल्टीप्लाई बाय c। b है 3 में मैं 4 ऐड कर रहा हूँ 7, क्या 7 ग्रेटर देन है 6 2 12? फॉल्स है 3, ठीक है। अच्छा लास्ट स्टेटमेंट में बी की वैल्यू को मैं ओवर राइट कर रहा हूँ, बी को पहले 2 असाइन कर रहा हूँ फिर उसको कंपेयर करा रहा हूँ ए से। तो बताइए लास्ट में क्या हो रहा है फोर्थ में? फोर्थ ट्रू, क्योंकि मैंने बी की वैल्यू को चेंज करके 2 कर दिया और फिर ब्रैकेट बता रहे हैं कि फिर कंपेयर करा रहा हूँ ए से। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे रिलेशनशिप यानी ग्रेटर देन लेस देन और इक्वालिटी यानी इक्वल और नॉट इक्वल ऑपरेटर काम करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, अगले चैप्टर में भी बहुत यूज़ होंगे और उससे अगले चैप्टर में भी यूज़ होंगे। तो लॉजिक बनाने के लिए ये ऑपरेटर हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं, रिलेशनशिप एंड इक्वालिटी ऑपरेटर, क्योंकि हर मैथमेटिकल कंडीशन बनाने के लिए हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर होंगे। और आखिरी ऑपरेटर हमारे पास कौन से हैं? लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या है हमारे पास? लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास 3 मौजूद हैं, नॉट ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, और ये बिल्कुल वही इंग्लिश वाले ही हैं। एंड का मतलब क्या है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो मैं ट्रू कहूँगा, यानी आपके सामने ये टेबल बना हुआ है, अगर दोनों ट्रू होंगी तो मैं ट्रू कहूँगा, वरना एक भी फॉल्स हो जाएगी तो मैं रिजल्ट को क्या कहूँगा? फॉल्स कह दूँगा। और का मतलब है वही बात कि उर्दू में जिसे हम कहते हैं या, ठीक है, उर्दू में जिसे हम कहते हैं या, इंग्लिश का और बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है कि इफ़ एनी वन कंडीशन, कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो मैं ट्रू कहूँगा। यहाँ पे एक ट्रू है या दोनों ट्रू है, मैं ट्रू कह रहा हूँ।
यहाँ पे एक ट्रू है, मैंने क्या कह दिया, ट्रू कह दिया। यहाँ पे एक ट्रू है, मैंने ट्रू कह दिया। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो जाएंगे, यानी कोई भी नहीं है, तो मैं फिर फॉल्स कहूँगा। तो ये टेबल है बड़े सिंपल से, बेसिक से, और इसको आपको रिलेट कर सकते हैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज से, या आप चाहें तो शुरू में प्रोग्रामिंग करते हुए इन टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 नंबर हैं तो 2 नंबर के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 4 ही हो सकते हैं, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो ये टेबल हमने ऐसे ही बनाया, लेकिन हमने इसको चेक कर लिया एंड करके। एंड का मतलब क्या है कि बोथ, अगर टू की बात की जाए और टू में पहला भी दूसरा भी, तो मैं बोथ का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो बोथ हम यूज़ करेंगे तो एंड ट्रू होगा, और कोई भी एक भी ट्रू हो जाए तो और ट्रू हो जाएगा। और नॉट ऑपरेटर तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही कि ये साइन किस लिए नोट होता है, नॉट। और इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब ये होता है कि मैं ट्रू को फॉल्स कर दूं, फॉल्स को ट्रू कर दूं। यानी नॉट ऑपरेटर को अगर आप यहाँ देखें, पहले इतने हिस्से को चेक करें, क्या 5 इक्वल्स टू 5 है? जी क्लास, 5 इक्वल्स टू 5 है, तो इसका रिजल्ट आ रहा था मेरे पास ट्रू, इसका रिजल्ट आ रहा था मेरे पास ट्रू। लेकिन ट्रू से पहले चूंकि नॉट ऑपरेटर लगा हुआ था, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन बिल्कुल अपोजिट हो गई, और इसका रिजल्ट इवेंचुअली क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी कंडीशन में नॉट लगा दिया, यानी नॉट इक्वल्स टू बन गया एक तरीके से। यानी अगर मैं कह दूं इट इज़ रेनिंग, तो आप कहेंगे बारिश हो रही है। अगर मैं कह दूं इट इज़ नॉट रेनिंग, तो मेरा जुमला बिल्कुल अपोजिट हो गया जो इससे पहले मैं कह रहा था। सिर्फ मैंने किस चीज़ का इजाफा किया, नॉट का। तो नॉट से क्या हुआ, जो प्रीवियस सेंटेंस था उसके पूरे मीनिंग अपोजिट हो गए, यानी ट्रू थे तो फॉल्स हो गए, फॉल्स थे तो ट्रू हो गए। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सिंपलीफाई करके, नॉट ऑफ ट्रू इज फॉल्स एंड नॉट ऑफ फॉल्स इज ट्रू। तो आप अगर किसी जगह पे नॉट ऑपरेटर देखें तो उसको सॉल्व करने का तरीका यही है, पहले उसको नॉट हटा के सॉल्व करें, तो जो भी रिजल्ट आ रहा हो नॉट के बगैर, नॉट के साथ उसका रिवर्स कर दें। दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, रिजल्ट ट्रू आएगा तो आप फॉल्स कर देंगे, फॉल्स आएगा तो आप ट्रू कर देंगे। ये बात समझ में आई है नॉट ऑपरेटर की? बिल्कुल वैसे ही कि आप इसको देखें, 6 लेस देन इक्वल्स टू 4, ये कंडीशन फॉल्स थी, लेकिन नॉट की वजह से ये कंडीशन ट्रू बन गई, नॉट लगे होने की वजह से ये कंडीशन ट्रू बन गई। एवेल्युएट्स टू ट्रू बिकॉज 6 लेस देन 4 वुड बी फॉल्स। ओरिजिनली वो फॉल्स हो रहा था, लेकिन उससे पहले चूंकि मैंने नॉट लगा दिया, तो इसकी वजह से ये क्या बन गया, ट्रू बन गया। ठीक है, अब आप लोगों से क्वेश्चन है ये नीचे, अच्छा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। तो बताइए मुझे, ये जो नीचे दो एग्जाम्पल हैं, इसमें फर्स्ट का रिजल्ट क्या आएगा और सेकंड का रिजल्ट क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ ट्रू एंड फॉल्स? टेक्स्ट में बिल्कुल मुझे नंबर के साथ बताइएगा कि फर्स्ट का रिजल्ट क्या आएगा और सेकंड का रिजल्ट क्या आएगा। अच्छा, ऑपरेटर मैं थोड़ा सा मिस कर गया बताना आप लोगों को। जो ऑपरेटर यूज होता है एंड के लिए, वो ऑपरेटर होता है डबल, ये वाला साइन जिसे हमने अभी थोड़ी देर पहले एड्रेस ऑपरेटर या एम्परसेंड का साइन कहा था, और के लिए डबल आपका पाइप का साइन यूज होता है। पाइप का साइन कहाँ मिलता है आपको, एंटर की के ऊपर मौजूद है। एंटर की के अगर आप अपने कीबोर्ड पे देखें जो ऊपर मौजूद है, जिस पे बैक स्लैश होता है, उसी पर अगर आप शिफ्ट करके करेंगे तो आपको ये वाला सिंबल मिल जाएगा। ठीक है, और ऑपरेटर के लिए डबल पाइप के साइन यूज होते हैं, एंड ऑपरेटर के लिए डबल एंड ही कहते थे यूज होते हैं। अच्छा, मेरे पास आंसर आए हैं कि सर फर्स्ट का रिजल्ट फॉल्स और सेकंड का रिजल्ट ट्रू। तो देख लेते हैं फर्स्ट का रिजल्ट फॉल्स और सेकंड का ट्रू कैसे हुआ। 5 इक्वल्स टू 5 इज ट्रू, 3 ग्रेटर देन 6 इज फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे पास एक ट्रू आ रहा है और एक फॉल्स आ रहा है, और बीच में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, एंड। मैं एंड का वाला कॉम्बिनेशन चेक कर लेता हूँ जिसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है। एंड के टेबल में गया हूँ, एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो इसका रिजल्ट इवेंचुअली क्या बन जाएगा, फॉल्स। तो इसका मेरे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और सेकंड का मेरे पास रिजल्ट ज़्यादातर मेजोरिटी कह रही है कि ट्रू आ रहा है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। सेकंड का रिजल्ट क्या आ रहा है देख लेते हैं। तो सेकंड में पहले हिस्सा तो हो रहा है मेरा ट्रू, लेकिन इसका रिजल्ट है मेरे पास फॉल्स।
लेकिन ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है मेरे पास, और। अब और के टेबल में जाता हूँ और चेक कर लेता हूँ कि ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, एक भी ट्रू हो जाएगा तो ये रिजल्ट मुझे क्या दे देगा, ट्रू, तो इसलिए इसका रिजल्ट हो जाएगा मेरे पास ट्रू। ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा, सेकंड ट्रू बिकॉज ए प्लस बी ट्रू। सादिया नासिर, आप कौन से जवाब दे रही हैं, ए प्लस बी? ये ए प्लस बी स्लाइड पे तो कहीं नहीं है। चले खैर, इजी था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। बिल्कुल वही इंग्लिश में जो एंड और का मतलब होता है वही मतलब यहाँ पे भी है। उर्दू में एंड को और कहा जाता है, लेकिन उर्दू में इंग्लिश वाले और को या कहा जाता है। ठीक है, और नॉट का मतलब बिल्कुल वही है, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो ये भी हमारे बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अच्छा, एक और करेक्शन कर देता हूँ और के लिए ना, और को ए प्लस बी मत कहा करें। ये इसमें से थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, जब आप डीएलएफ का कोर्स पढ़ेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे कि और इज़ नॉट एक्चुअली प्लस। ये सिंबल होता है जो और के लिए यूज़ होता है, इसको प्लस मत कहिएगा, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ सबको। प्लस नहीं होता, ये और का सिंबल होता है। ठीक है, और एंड का सिंबल डॉट होता है, लेकिन उसे आप प्रोडक्ट मत कहिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा जनरल मिसकंसेप्शन है। ठीक है, तो ऑपरेटर हमारे ऑलमोस्ट यही थे। एक स्पेशल ऑपरेटर है, इसको बता देता हूँ, लेकिन ये आगे चल के हम रिविजिट करेंगे। एक मेरे पास स्पेशल ऑपरेटर जिसे कहा जाता है कंडीशनल ऑपरेटर, जिसका सिंटेक्स कुछ ऐसे है कि यहाँ पे एक कंडीशन होती है और कंडीशन का क्वेश्चन मार्क सिंटेक्स का पार्ट है, रिजल्ट 1 कॉलन सिंटेक्स का पार्ट है, देन रिजल्ट 2। होता क्या है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला, या इसको ऐसे कर देता हूँ कि कंडीशन अगर ट्रू होती है तो मेरा रिजल्ट ये बन जाता है, और कंडीशन अगर मेरी फॉल्स होती है तो मेरा रिजल्ट ये बन जाता है। यानी मेरे पास चॉइस है कि मैं रिजल्ट 1 को पिक करूँ या रिजल्ट 2 को पिक करूँ, तो डिपेंड करता है कि मेरी कंडीशन में ट्रू बन रहा है या फॉल्स बन रहा है। तो इसका जो है मैं आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ, और आप लोगों से पूछना है तो मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि कंडीशन अगर ट्रू है तो मेरा रिजल्ट 1 पहला वाला बन जाता है, रिजल्ट 1 जो है वो एक्चुअल रिजल्ट बन जाएगा, और अगर फॉल्स है तो रिजल्ट 2। तो अब आप लोगों से ही क्वेश्चन है, मुझे ये जो नीचे लिखी हुई एग्जाम्पल 1 बाय 1 इनका आंसर बताना शुरू करें। एक का मैं बता देता हूँ, लिखा हुआ है 7 इक्वल्स टू 5। चूंकि मेरी कंडीशन क्या हो गई है, 7 इक्वल्स टू 5 फॉल्स है, चूंकि मेरी कंडीशन फॉल्स है तो मेरा रिजल्ट इस केस में आएगा 3। 3 मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, सेकंड की बात की जाए तो 7 इक्वल्स टू 5 प्लस 2, ये मेरी कंडीशन हो गई है ट्रू, क्योंकि 7 में मैं 5 प्लस 2 जो कि 7 ही होता है, तो इस केस में मेरा रिजल्ट बनेगा 4, जो कि क्वेश्चन मार्क के बाद वाला है। अब आखिर के दो का रिजल्ट आप लोग बताइए मुझे कि क्या आएगा। 5 ग्रेटर देन 3 है तो मेरा रिजल्ट ए बनेगा या बी? अच्छा, थर्ड का मेरे पास आंसर आएगा सर ए रिजल्ट बनेगा। और फोर्थ का, फोर्थ थोड़ा ट्रिकी है। फोर्थ का रिजल्ट वो बनेगा जो जिसकी वैल्यू बड़ी होगी। अगर ए बड़ा होगा तो ए आ जाएगा, क्योंकि देखा जाए ना, ए ग्रेटर देन बी की कंडीशन ट्रू सिर्फ उस वक्त होगी जब ए की वैल्यू बड़ी हो बी से, और बी की आ जाएगी अगर बी की वैल्यू, जो भी बड़ा होगा वो आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि ए और बी की वैल्यू नोन नहीं थी तो आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। ठीक, इसके अलावा बिटवाइज ऑपरेटर भी होते हैं जो हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये काम करते हैं बाइनरी लेवल पे, यानी अगर आप डेटा टाइप में बाइनरी से डील करना चाहें तो ये ऑपरेटर है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। एंड और नॉट, जॉर, ये अभी थोड़ी देर पहले जो सिंबल आया था जॉर का मैंने बताया था वो है। नॉट, सिंगल बिट का नॉट थोड़ा अलग होता है, और ये शिफ्ट ऑपरेटर है, लेकिन हम ये कहीं ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन बताना ज़रूरी था कि ये ऑपरेशन भी मौजूद हैं। अगर आप अपने DLF के कोर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहें प्रोग्रामिंग के थ्रू, यानी आगे चल के आप DLF पढ़ते हैं, आपको लग रहा है कि आप उसको सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं, बार बार एक काम करना पड़ रहा है, तो आप ये वाले ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इस कोर्स के स्कोप में ये नहीं आएंगे, लेकिन DLF में यूटिलाइज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने सारे ऑपरेटर हो गए।
अब बात आती है प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशन की, यानी अगर बहुत सारे ऑपरेटर एक ही लाइन में लिख दिए जाएं, जैसे मैथ्स में होता था ना बॉड मस आप पढ़ते थे, तो इधर तो बहुत सारे ऑपरेटर हैं, मैं कौन से ऑपरेटर को पहले परफॉर्म करूं कौन से को बाद में करूं, तो इसके लिए पूरा प्रेसिडेंस चार्ट मौजूद है। लेकिन इस चार्ट को मेमोराइज करना कोई आसान बात नहीं है और ना आपको इसको करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका क्या है कि यूज राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ यूज राउंड ब्रैकेट्स, पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स फॉर क्लैरिटी। कोई और ब्रैकेट्स नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये एक्सप्रेशन आपको देता हूँ, ये लिखी हुई है ए इक्वल्स टू 5+7 मॉड 2, तो इसके दो पॉसिबल आंसर मेरे पास आ सकते हैं। हो सकता है कोई मुझे ये इस तरीके से सॉल्व करके बताए आंसर 6, और हो सकता है कोई मुझे इस तरीके से सॉल्व करके बताए आंसर 0, और दोनों ही आंसर सही होंगे। डिपेंड करता है कि आपने प्रेसिडेंस या प्रायोरिटी किस ऑपरेशन को दी है। 6 आंसर तब आएगा जब आप कहेंगे कि मॉडुलस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो आप पहले 7 मॉड 2 करेंगे, तो 7 को 2 से अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचेगा 1, आप 1 को प्लस कर देंगे 5 में तो रिजल्ट आ जाएगा 6। ठीक है, ये वैसे बॉर्डमस के तहत सॉल्व हुआ है, और बिल्कुल ऐसा ही है, डिवाइड मल्टीप्लाई मॉडुलस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है प्लस माइनस से, और ये अगर ब्रैकेट्स नहीं भी लगाऊंगा तो ये यही रिजल्ट जनरेट करेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रही कि प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है कम है, तो आप अपना जो ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं उसको इम्पोज कर सकते हैं बाय यूजिंग पैरेंथेसिस। हो सकता है मैं 6 रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं चाहता था मेरा रिजल्ट 0 आया, यानी मैंने समझा जो जहन में वो ये था कि पहले 5 में 7 प्लस होगा 12 बन जाएगा, फिर 12 को अगर मैं 2 से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। हो सकता है कि एक्चुअली मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा था सेकंड वाला, और मैंने ब्रैकेट्स यूज़ नहीं किए, तो मेरा रिजल्ट गलत आ जाएगा। गलत नहीं होगा, वो एक्चुअली मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मैं एक्सपेक्ट कुछ और कर रहा था कि कंप्यूटर ऐसे काम करे, लेकिन कंप्यूटर ने कुछ और काम किया। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू यूज पैरेंथेसिस या राउंड ब्रैकेट्स जिसे कहा जाए, सिर्फ और सिर्फ राउंड ब्रैकेट्स, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए। ठीक है, तो जब भी आपके पास मोर देन वन ऑपरेशन आते हैं, तो जैसे आप कॉपी में ब्रैकेट्स यूज़ करते थे यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राउंड ब्रैकेट, कर्ली और स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ की सीख ये है कि ऑपरेशन बहुत सारे हैं, प्रेसिडेंस का मसला आता है, तो आप ब्रैकेट से अपनी इंटेंशंस क्लियर करें कि मैं कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। एंड दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर। इसमें एक अदद असाइनमेंट है जो मैं प्रॉपरली MIS पे भी अपलोड कर दूंगा, LMS पे। टास्क इसमें है, पढ़ सकते हैं आप। राइट अ प्रोग्राम दैट इम्प्लीमेंट्स द फॉलोइंग इक्वेशन, एक इक्वेशन दी हुई है KA T1 T2। अब आप इसमें यूज़र से पूछ सकते हैं सब चीज़ों का, कि मैं चाहूँगा कि कांस्टेंट जो इस फार्मूले में यूज़ होता है वही यूज़ करें तो अच्छा है। ठीक है, इस फार्मूले को आप गूगल करके देख लीजिएगा कि के की क्या वैल्यू, चार्ज वाला फार्मूला आई थिंक ये। तो इसमें के की वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कैसे डिफाइन करने हैं आप अपने प्रोग्राम में जानते हैं बच्चे से, तो कांस्टेंट ले लीजिएगा वो फिक्स वैल्यू, और बाकी सारी चीज़ें यूज़र से इनपुट लेनी है और क्यू को कैलकुलेट करके यूज़र को डिस्प्ले कराना है। और सेकंड टास्क तो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन विच आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू नंबर। लेकिन अब आप एक नई चीज़ सीख चुके हैं, और नई चीज़ क्या है कि डिवीजन के ऑपरेशन में कुछ ट्रिक्स होती हैं जिसको आपने ध्यान रखना है। तो आपने यूज़र से 2 नंबर लेने और ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लेकिन डिवीजन का ध्यान रखते हुए। तो ये असाइनमेंट है, डेडलाइन वही नेक्स्ट वीक होगी आपकी सेम डे, और इसको सबमिट करा दीजिएगा। मैं LMS पे इसका लिंक भी सबमिशन का अपलोड कर दूंगा जब ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह आज की अपलोड हो। ठीक है, और फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बुक में से कुछ एक्सरसाइज हैं। ठीक है, ये जो एक्सरसाइज नंबर लिखे हुए आपकी बुक के हैं, यानी बुक का चैप्टर नंबर 2 का सेक्शन 3, इसमें से सिर्फ सेल्फ चेक एंड प्रोग्रामिंग करनी है। 2.4 में से सेल्फ चेक एंड प्रोग्रामिंग, 5 में से, और टेक्स्ट बुक आपकी ऑलरेडी अपलोडेड है LMS पर। ठीक है, तो ये जब भी मैं एक्सरसाइज में नंबर्स यूज़ करूँगा तो ये आपकी टेक्स्ट बुक की होंगी। ठीक है, तो दैट्स इट, चैप्टर हमारा यहाँ पे कंक्लूड हो गया। तो अगर चैप्टर से, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्यूरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ इन पाइप पैरेलल, और अगर क्यूरीज नहीं होंगी तो हम कल कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो मैं सेकंड सेशन की अटेंडेंस ले रहा हूँ। तब तक अगर आपको क्यूरीज हैं तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
ठीक है, तो हो गई आपकी मैनुअल अटेंडेंस भी। अच्छा, जिसकी भी कोई भी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से क्लास मिस हो जाए ना, तो उसके लिए यही इंस्ट्रक्शन है कि वो मुझे इनबॉक्स कर दिया करे, वो जो ग्रुप पे हमने चैट ग्रुप बनाया हुआ है वहाँ पर, कि सर मैं आज क्लास नहीं ले सका ड्यू टू दिस रीज़न्स, ताकि मेरे पास आ जाए। ठीक है, वरना क्लास के दौरान बताते हो मिस हो जाती है बात, तो मुझे इनबॉक्स कर दो या जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे बता दिया। ठीक है, तो क्लास अगर कोई क्यूरीज नहीं है तो हम फिर लेक्चर कंक्लूड करें। लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी नहीं है तो शैल वी कंक्लूड। चलें ठीक है, टिल नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।